नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक टॉपिक पे डिस्कस और उसका ट्रीटमेंट मैं बताने वाला हूँ। होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों ट्रीटमेंट मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। बहुत सारे मित्रों ने इस बारे में पूछा है कि सर इसका ट्रीटमेंट बताइए। यह है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या इंग्लिश में ही इसको इरेक्टाइल डाइफंक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं। और बहुत सारे लोग भी बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ इसकी कर लेते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। उसके बहुत कारण हैं। अगर वो चीज़ें आप मैनेज कर ले जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको किसी भी सभी टाइप की दवाई से जो है वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक्चुअली है क्या? एक समझो, जब हम एक इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, एक ये समझिए आपके सेक्सुअल एक्ट, जब कोई कपल उसमें इन्वॉल्व होता है, तो जो मेल पार्टनर है उसका जो एक टाइमिंग जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। वो टाइम जो है उसका कम हो जाता है। साइंटिफिकली ऐसा देखा गया कि 2 से 3 मिनट से लगा के 10 मिनट 12 मिनट तक वो ठीक सही रहता है। उससे नीचे वाली जो सिचुएशन है उसको हम इरेक्टाइल डाइफंक्शन बोलते हैं या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। लेकिन इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है, जिसमें 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो नए जवान लोग होते हैं वो जल्दी इसमें उलझते हैं, फंसते हैं। एक है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जो उसके चारों तरफ के लोग एक सिनेरियो क्रिएट करके बनाते हैं। इतना टाइम लगना है, इतना नंबर होने हैं, इतना ये होना है, उतना वो होना है, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था। वो सारी चीज़ें आदमी के दिमाग में घर कर जाती है। तो एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी उसके दिमाग में घर करने की वजह से वहाँ पे उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन या ना के बराबर हो जाता है। तो इसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत बड़ा एक फैक्टर इसमें बन चुका है, जो अधिकतर जो नए लोग हैं वो इसमें उलझ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है वो ना होना पाए, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग डींग भी मारते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। इसको आप मैनेज करेंगे तो आपको जो मेडिकेशन है उसमें भी आराम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है ओवर एक्साइटमेंट, जो स्टार्टिंग में होता है, मैक्सिमम कपल के साथ में होता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ दिन में ये मैनेज हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो कारण आते हैं वो मैक्सिमम एक टाइम पीरियड निकलने के बाद वाले लोगों के लिए आते हैं। समझो 30+ एज वालों के लिए वो समस्याएं हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। और उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण आता है वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये कई बार जवान बच्चों में भी देखा जा सकता है। इसमें क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो उसकी वैल्यू में गड़बड़ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार थायराइड जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है उस वजह से भी इरेक्टाइल डाइफंक्शन देखा गया। तो ये चीज़ें जरूर चेक कर लें। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ें। अदरवाइज इसको जब आप ट्रीट करेंगे तो धीरे धीरे सारी मेडिसिन भी काम करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर निकल के आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 30+ लोगों में ही देखा गया है। वो है प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन होना, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना। उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ भी फिर प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब वहाँ प्रोस्टेट बढ़ जाती है, अपनी एनराल हो जाती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसकी वजह से भी वहाँ जो सेंसेशन है वो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इसका जो है वो ध्यान रखा जाना जरूरी है। ये सारे फैक्टर भी चेक होने जरूरी है। और अगला फैक्टर है कि किसी किसी जो मेल होता है उसकी जो पेनिस की स्किन होती है, जो या फिर जो ग्लांस पेनिस वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो उसको भी मैनेज करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और ये सभी चीज़ें इनको मैनेज करने के बाद जो मेडिकेशन वो बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन ये फैक्टर देखना जरूरी होता है। एज ए फिजिशियन भी आप लोग को ये पेशेंट में देखना चाहिए। अगर आप खुद अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खुद मेडिकेशन करना चाह रहे हैं, तो आप लोग को भी ये फैक्टर जो है इनको मैनेज करके चलना चाहिए।
और ये मैनेजेबल डिसऑर्डर है, आराम से ये काम कर सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आपको मेडिसिन के भी देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज में अगर मैं अब मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ आप लोगों से, तो पहले मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट बताऊंगा। होम्योपैथी में आपको 3 मदर टिंचर जाके लेने हैं। एक है अश्वगंधा मदर टिंचर, और ये जो माइंड वाली सिचुएशन होती है उसको मैनेज करता है, और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन किसी भी वजह से हो उसको जो है ये उसमें उसको ठीक करने का काम करता है। दूसरा है डामियाना मदर टिंचर, ये भी बहुत अच्छा है, और मोस्टली जो पेटेंट है होम्योपैथी के वहाँ सब समझो हर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के केस में डामियाना को देना ही होता है। और तीसरा है जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए एक तरीके से पेटेंट बन गया है होम्योपैथी की दुनिया में, वो है योहम्बिनम का मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को आपको मिला लेना है। इनमें योहम्बिनम को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे आप। ये समझिए, मान लो आपको 100 ml की बोतल प्रिपेयर करनी है, तो उसमें आपको 30 ml जो है वो अश्वगंधा और डामियाना को ऐड कर लें, और 40 ml जो है आप उसमें योहम्बिनम को ऐड कर लें। ये लगभग आपकी डोज 1 महीने की तैयार हो जाएगी। इसको आपको लेना है, और ये कम से कम 2 से 3 महीने लेना है। 3 महीने में सब कुछ सही होता चला जाएगा। सब 1 महीने में ही, 1 महीने से पहले ही आपको जो है आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बल्कि मैंने ऐसा देखा है कि 3 से 4 दिन के बाद ही जो वो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं है तो 3 से 4 दिन में ही इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब लेना कैसे है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सुबह 10 बूंद, दोपहर को 10 बूंद, और शाम को इसकी जो है 20 बूंद लेनी है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है या एज थोड़ी ज़्यादा है, 40 के ऊपर एज है, तो 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 30 बूंद रात को इसकी लेनी है। शाम को नहीं, रात को लेनी है। ये इसका थोड़े से आधा कप पानी में डाल के ये बूंदें आपको लेनी है दिन में 3 बार। खाना खाने के बाद लें, रात को हल्का खाना खाएं, और बाकी सैर वगैरह घूमते रहें तो ये सही हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट, जो अपने आप में मिरेकुलस है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये मोस्टली मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रोफेशनल जो बंधु हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे क्लिनिक के बाहर हल्ला कर रहे थे, थोड़ी डिस्टर्बेंस था, 2 मिनट के लिए मैं पॉज करी थी वीडियो। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मिरेकुलस है, और मैंने देखा है कि होम्योपैथी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं मुझे भी, और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो प्रीफर कर रहा हूँ आजकल। और लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ खुद जो है वो लेना सही भी नहीं है और अवेलेबल भी नहीं होगा। हाँ, आपके आसपास कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोफेशनल है, कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फिजिशियन है, तो आप वहाँ से जाके ये दवाइयाँ बनवा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो ये आपको देंगे। अब इसको करना कैसे कैसे लेना है, आपको क्या क्या इसमें डालनी है, तो सबसे पहले मेडिसिन इसमें होनी है A1 के साथ आपको लेना है S3, C3, वेन 1, F1 और RE। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपको, S3, A1, C3, वेन 1, F1 और RE। इन सबको आपको D4 में लेना है। पॉजिटिव डायल्यूशन 1,9 से बना हुआ D4 का जो डायल्यूशन है वो आपको लेना है, और उसे रोगी को आपको देना है, और उसको बोलना है कि भाई आप इसमें से 15-15 बूंदे, 10-10 बूंदे या 20-20 बूंदे, वो आपको देखना है। रोगी आपके सामने है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, वेट कम है, हाइट कम है, थोड़ा दुबला पतला है, तो 10 बूंद ही दें आप उसको। और ठीक है, हेल्दी है, तो आप उसको 15-20 बूंदे दे सकते हैं, दिन में 3 बार, 4 बार भी दे सकते हैं। लेकिन एक कंसिडरेशन जरूर करेंगे यहाँ पे कि आपको एक बार उसका ब्लड प्रेशर जरूर देख लेना है। अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर आप उसको D5 में देना है, आपको न्यूट्रल डायल्यूशन में देना है। तो या फिर आप इसमें से RE को हटा सकते हैं, और RE की जगह आप इसमें WE ऐड कर दें अगर वो BP का पेशेंट है, तो फिर आप उसको D4 में दे दें, तो उसका ब्लड प्रेशर भी जो है वो हाइप नहीं होगा। और ये आप देंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से जो है वो रिजल्ट लेके आता है, और बहुत अच्छे इफेक्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। आप इसको D1 में भी ले सकते हैं, लेकिन D1 में लेने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। आपके पास अगर D1 है D3 के बजाय, तो आप इस कॉम्बिनेशन को D1 में बना लीजिए 10 ml,
और जो 100 ml की बोतल होती है आपकी, 100 ml डिस्टिल वाटर की बोतल ले लीजिए कोई भी, और 100 ml डिस्टिल वाटर की बोतल, जैसे ये 100 ml की डिस्टिल वाटर की बोतल है, और जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है S3C3 A1 F1 WEN1 RE, इसको आपने D1 में ले लिया। अब आप इसमें 5 से 10 बूंदे उसके डाल दें, 100 ml में 5 से 10 बूंदे आप इसमें D1 के डाल दें, अच्छे से इसको हिला के, और आप पेशेंट को दे दें कि भाई वो अब इसमें से 10-10 बूंदे, 15-20 बूंदे, जैसे भी आपको लगता है वो दे, तो आप देखेंगे ये भी अच्छा काम करेगा, और D4 भी जो है वो अच्छा काम करेगा। ये भी लगभग वही इक्विवेलेंट बैठता है, लेकिन इसकी जो पावर है वो और थोड़ी ज़्यादा हो जाती है D1 की, क्योंकि रहता तो वो D1 ही, हमने थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दिया, लेकिन है वो D1 ही। जब तक हम उसको सिक्वेंसली ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो उसी डाइल्यूशन या पोटेंसी में रहता है। तो आप ये बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया है, और मैं जल्दी ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बंधु हैं जो, और होम्योपैथी बंधु, उनके लिए भी एक जो ऑयल होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, उसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी वीडियो में नहीं डाल सकता, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और वो समझ में वैसे नहीं आएगा, और उसको मैं प्रिपेयर करके आपको बताऊंगा जल्दी, संडे या उसके कभी आसपास की वीडियो मैं आपको उसमें डाल दूंगा। तो ये था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, क्या क्या फैक्टर इसमें काम करते हैं, और होम्योपैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।